कार्यक्रम के जिन्होंने कल्पना की और आयोजन किया, हमारे साथी मुकुल कानिटकर जी, जे.एस. राजपूत जी, जिन्होंने इस शिक्षा नीति बनाने में भी काम किया है, जो प्रारूप बना है वो, और एक अच्छे जाने माने शिक्षा तज्ञ विद है। हमारे साथी पार्टी के एक जुझारू नेता मुरलीधर राव जी, शेनगर जी, भाइयों बहनों, मीडिया के साथी, इस परिचर्चा में मैं आने वाला हूं, यही बड़ी खबर बनाई और उस पर कुछ समाचार पत्रों ने कयास भी लगाए कि अब तो हो ही गया। लेकिन मैं लोकतंत्र का सिपाही हूं। अभी भी आपने देखा, राजपूत जी ने अपने विचार रखे, कानिटकर जी ने अपने विचार रखे, मुरलीधर राव जी ने विचार रखे। हर एक की थोड़ी थोड़ी राय अलग है। यही खूबी है लोकतंत्र में, और इसलिए मुझे इन्होंने बुलाया तो मैं आया। अगर दूसरे बुलाएंगे तो वहां भी मैं जाऊंगा। मैं सबके लिए खुला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं वादे वादे जायते तत्वबोधा। आखिर क्या चाहिए हमें? अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा ऐसी हो कि जीवन का संबल मिले। गरीब माँ बाप पेट काट कर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं इसलिए कि उनका भविष्य अच्छा हो। मैं तो ये बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट विषय है ही नहीं, ये राष्ट्रीय विषय है और सबको इसमें शामिल होना चाहिए। यही मेरा पहला अपील है। मेरी मां आज भी मेरे साथ रहती है, 92 इयर्स की है, वो प्राथमिक शिक्षक है। तो मैं प्राथमिक शिक्षक का बेटा हूं, यही से मेरा संबंध है। और देखो मूल्य कहां सीखते हो। चौथी में हमारे पेपर्स इम्तिहान के मां के पास आए थे, एक विषय के किसी, तो उसने मुझे दिखाया नहीं कि मेरे पेपर को इसने कितने मार्क दिए। जब वो स्कूल में हमें पेपर्स मिले तो मैंने आके घर में मां से झगड़ा किया कि मेरा सब सही था, 2 मार्क आपने काटे। तो मां ने कहा मैंने जानबूझकर काटे, क्योंकि मेरा बेटा हो तो मुझ पर कोई ये न कहे कि 2 मार्क इसने आपके बेटे को ज्यादा दिए। ये मूल्यों को लेकर हम आए हैं सामने और इसको काम कर रहे हैं। मैं जिला परिषद स्कूल में ही पढ़ा और मां के साथ साक्षरता मिशन, उस समय, ये मैं अब 55 साल पहले की बात कर रहा हूं, 10 साल का मैं था तब, मां के साथ बस्तियों में जाकर साक्षरता मिशन का क्लास करते थे। तो मैं भी अलग से एक क्लास चलाता था, मैं भी सिखाता था, पढ़ाता था। समाज में उत्साह होता ही है, समाज करना चाहता है, हम करने नहीं देते। मुझे सबसे चिंता इस बात की है, हर चीज का इतना सरकारीकरण हो गया कि हर चीज सरकार करेगी, ये भावना फैल गई। मैं कॉलेज के दिनों में गोवा में गया था, 3 महीने एक काम पर था, सामाजिक काम में। एक आदिवासी गांव में 2-2 दिन रहता था। और उस गांव में मैं एक दिन रात में रहा था, तो वो सारे आदिवासी भाई सब बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप अच्छे दिखते हो, तो आप यहाँ हमारे गांव में रहोगे क्या? स्कूल चलाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। और उन्होंने मुझे कहा कि हम स्कूल, हमारे यहाँ एक जगह देंगे, उसमें स्कूल चलाओ, हमारे आपको घर भी देंगे यहाँ रहने के लिए। समाज सब कुछ करने को तैयार था। हमने धीरे धीरे ऐसी भावना पैदा की कि सब समाज कुछ नहीं करना है, समाज ने केवल शिकायत करना है या कुछ लिखना है।
समाज शिक्षा के बारे में बहुत जागरूक है, सबका भी ये विषय है, हर घर को छूता है, और इसलिए समाज की सहभागिता ये मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, ये इस तरीके से जाना चाहिए। गरीब घरों में पढ़ने वाले को, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी इच्छा एक ही है, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, जिनको शिक्षा का लाभ पीढ़ियों से नहीं मिला था, उनको सार्थक शिक्षा मिले और सबको अच्छी शिक्षा मिले। पहला मुद्दा तो एक्सेस का है, अवेलेबिलिटी का है, सबको शिक्षा मिले। और सब तक पहुंचने के लिए मैंने अभी पिछले मंगलवार को ही एचआरडी का कार्यभार संभाला है। अभी 2 दिन पहले मैं मुंबई में था, तो मैं पहली विजिट की रात्रशाला को किया, जहां लोग, बच्चे दिन भर काम करके रात को पढ़ने के लिए आते, 3 साल अंदर की प्रेरणा से आते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो नाइट स्कूल को मैंने पहली विजिट की, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये अवेलेबिलिटी या एक्सेस, सबको शिक्षा मिले। और तुरंत दूसरा वाक्य आता है, अच्छी शिक्षा मिले। मुरलीधर राव जी ने उल्लेख किया क्वालिटी का, ये तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, ये तो इससे साथ समझौता हो ही नहीं सकता। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। वो डिविडेंड तब होता है जब अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर अच्छी शिक्षा नहीं बोलेगी तो वो डेमोग्राफिक डिसास्टर बनता है। तो सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और ये कौन कर सकता है? आपने सही कहा कानिटकर जी कि आचार्य केंद्रित है, गुरु ही बदल सकता है, वही शिक्षा को अच्छा नया आकार देता है। और इसलिए मैंने परसों पूना में गया था, सब कार्यकर्ता कहे कि आप मंत्री बने हो तो आपका हम स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। मैंने कहा मेरा नहीं स्वागत करेंगे, मुझे, क्योंकि स्कूल मेरा 10वीं 11वीं मैंने पूना में पढ़ा और कॉलेज पूना में पढ़ा, तो मैंने कहा मैं मेरे शिक्षकों का आदर सत्कार करूंगा, गुरु प्रणाम करूंगा और मेरा काम शुरू करूंगा। मैंने गुरु प्रणाम का कार्यक्रम किया, बहुत लोग आए, क्योंकि यह संदेश था मेरे गुरुओं को मैं प्रणाम कर रहा हूं, तो मैं देश के सारे शिक्षकों को वंदन कर रहा हूं कि आप पर ही देश की नाव टिकी है और देश का भविष्य आपके हाथ में है। क्योंकि एक कुम्हार जैसे माटी को आकार देता है, वैसे व्यक्तित्व को आकार और अच्छी शिक्षा, केवल ज्ञान पढ़ाना, टेक्स्ट बुक पढ़ाना शिक्षा नहीं होती। शिक्षा तो मानवीय मूल्यों को संक्रमित करना, उसको शिक्षा कहते हैं। मैं तो हमेशा मानता हूं टीचर कौन, आपकी याद में भी आज बचपन का कौन टीचर याद है? केवल जो होशियार था वो नहीं याद रहता ज्यादा, अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए ही, लेकिन अच्छे पढ़ाने वाले टीचर के साथ साथ जो मानवीय व्यवहार करता है, जिसको मानवीय संवेदना है, जो और भी कुछ दिलाता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो कॉपी में नहीं है, जो इम्तिहान में नहीं आएगा, लेकिन कुछ जीवन के मूल्य पढ़ाता है। और जिसका उल्लेख किया इन्होंने, राजपूत जी ने, कि सत्य, अहिंसा, शांति, बंधुत्व, प्रेम और मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन, इसका जो पाठ पढ़ाते हैं वो आदर्श शिक्षक है और उन शिक्षकों के हाथ में है। इसलिए अवेलेबिलिटी, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये एक तरह से समाज और सरकार का काम है। लेकिन अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबका काम है, लेकिन मुख्यतः आचार्यों का, प्राचार्यों का और अध्यापकों का काम है। और मैंने देखा है लाखों अच्छे मोटिवेटेड टीचर्स हैं, और नहीं है तो कर भी सकते हैं, कभी कभी धूल जमा होती है। मैंने एक गांव गोद लिया है जो हमारे सांसद आदर्श ग्राम की योजना है, और उसमें बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा पर नानाजी की कर्मभूमि चित्रकूट से नजदीक 15 किलोमीटर पे एक पालदेव नाम का गांव मैंने लिया, मुरझा हुआ। कुछ गांव में एक तरह से प्राण नहीं ऐसा लग रहा था जब हम गए 2 साल पहले। पहले ही दिन मैंने बच्चों को मिला, स्कूल में ही, पहली विजिट स्कूल में ही करता हूं मैं, कहीं भी जाता हूं, वहां मिड डे मील स्कीम देखा, सब देखा, और अध्यापकों की बैठक की। मैंने पूछा 11वीं 12वीं यहाँ है,
इतने छोटे गांव में कैसे है, कितने बच्चे हैं? बोले 350 बच्चे। मैंने कहा 3000 के गांव में 11वीं 12वीं को 350 बच्चे तो नहीं हो सकते। नहीं बोले। मैंने कहा रिजल्ट कितना लगा? उन्होंने कहा 28% लगा, 28%। तो मुझे आश्चर्य हुआ, 28% कम है। मैंने कहा कहां से बच्चे आते? बोले कुछ 2 किलोमीटर से आते, कोई 4 किलोमीटर से आते, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से भी कुछ बच्चे आते, बच्चियां। कैसे आते? मैंने कहा साइकिल से आते। साइकिल से आते हैं तो मैंने कहा उनमें तो अर्ज है, तो हम थोड़ा कम पड़ रहे, हम सब मिलके काम करेंगे, चलो। मैंने डायरेक्ट को रिक्वेस्ट किया, सतना में एक 15 दिन का स्पेशल कोर्स किया, क्योंकि तुरंत एक छुट्टी थी। 10-12 दिन का कोर्स हुआ, और जिसकी अभी चर्चा हुई, आनंददायी शिक्षा होनी चाहिए। किसके बोलने में ध्यान रहता है? कौन सा अध्यापक अच्छा रहता है? जो विषय को सरल स्पष्ट कर सकता है और जो विषय को और रंजक बनाकर मन में वो समा जाता है, वो शिक्षा होती है। तो मैंने अध्यापकों को कहा कि मेरा आप पर पूरा भरोसा है, आप पर विश्वास है। मैं मंत्री यहां आया हूं तो इसलिए आप डर के अब कुछ होगा ऐसा मत सोचो। मैं किसी का तबादला नहीं करने वाला हूं, कुछ नहीं कहने वाला हूं, लेकिन आपको ही ये चैलेंज है कि 28% का हमें 50% तक 7 महीने अभी बचे हैं, ये रिजल्ट ले जाना है। बच्चे तैयार है, हमें और मेहनत थोड़ी करनी है। एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू किए, जो पीछे थे उनको क्या क्या कहाँ पीछे है उसके अलग अलग कोर्स किए, और धीरे धीरे 7 महीने में शिक्षकों के और सभी अभिभावकों को भी कहा कि रोज बच्चा जाना चाहिए स्कूल में, आपकी ड्यूटी है। और बच्चों को भी प्रेरित किया, उनके भी जरा मिड डे मील स्कीम ठीक तरह से मिले, और उनके पेट में पानी ठीक नहीं था तो सबके पेट में वॉर्म्स थे, वो सब किया। तो सबको प्रश्नों को एड्रेस करके 7 महीने सबने मिलकर प्रयास किया, और मैंने 28% का 50% करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जब शिक्षक उसमें भिड़ जाते हैं और मन पर लेते हैं तो 28% बिकेम 82%। यह शिक्षा की दिशा है। क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, और इसलिए क्वालिटी है। लेकिन क्वालिटी जैसे अच्छी होती है वो केवल रोजगार के लिए नहीं, जीवन भी जीना है और देश को आगे ले जाना है। देश कैसे आगे जाएगा? इनोवेशन से आगे जाता है देश, शोध के आधार पर आगे जाता है देश। वी लैक इन इनोवेशन। व्हाई? वी लैक। देखो, दुनिया में समृद्ध होने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका यूरोप ने किया। यूरोप ने दुनिया पर साम्राज्य किया, अनेक देशों को कॉलोनी बनाया, और उनकी लूट से वो अमीर हुए थे। अब उनके पास कॉलोनी नहीं है, उनकी दशा हम देख रहे हैं। दूसरा रास्ता है मिडिल ईस्ट का। प्रकृति ने भर भर के दिया है कि थोड़ा सा भी, थोड़ा डीप जाओ जमीन में तेल निकल रहा है, तो वो तो प्राकृतिक संपदा है, वो अपार मिली है, इसलिए वो अमीर है। लेकिन वहां भी कभी कभी दाम कम ज्यादा होते हैं। तीसरा रास्ता है जो चीन और भारत ने अपनाया। चीन और भारत ने यह कहा एडेप्टेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे हैं। हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव तैयार हुए, और उसके आधार पर हमने दुनिया के मंडी में अपना स्थान जमाया, और हम आज जो स्थिति में है, जो थोड़ी अमीरी हमारे पास है और थोड़ी जो देश की तरक्की हुई है, वो तरक्की हमारी इस स्किल के आधार पर हुई है। लेकिन स्थायी विकास अगर चाहिए, अगर स्थायी समृद्धि चाहिए देश को सबसे ऊपर रखना है, तो जो शोध करता है वही सबसे ऊपर जाता है। आईफोन तो आप सबके बहुत लोगों के पॉकेट में होगा। 98 में मैं आईटी टास्क फोर्स का चेयरमैन था महाराष्ट्र में। तो मैं अमेरिका गया था, स्टीव जॉब्स के फैक्ट्री में गया, 2 दिन रहा, उनके साथ देखा सारा। उस समय ये नहीं था, उस समय का फोन केवल एसएमएस करता था, सुनता था और बोल सकते थे।
और वो एक सपने जैसा बता रहे थे कि मैं एक हैंडहोल्ड ऐसा करूंगा कि जिसमें कैमरा भी होगा, जिसमें रिकॉर्ड भी होगा, जिसमें बोल भी सकोगे, लिख भी सकोगे, भेज भी सकोगे, स्टोर भी कर सकोगे, क्या क्या नहीं बता रहा था। और सपने जैसा लग रहा था, सच नहीं लग रहा था, क्योंकि हर एक उपयोगिता के लिए दूसरे एक एक नई नई चीज हमें उस समय यूज करनी पड़ती थी। लेकिन एक ही हैंडहेल्ड में इतना सब हो जाएगा, यह विश्वास नहीं हो रहा था। हो गया। यह शोध होता है, और यह जब शोध होता है तो इसकी मटेरियल कॉस्ट 5,000 रुपए होगी। वो गोल्ड वगैरह पकड़ के भी 5,000 के 50,000 रुपए होते हैं। वेल जनरेट होती है, वो शोध से होती है, वो इनोवेशन से होती है। और इसलिए इनोवेशन चाहिए। क्वालिटी का एक हिस्सा इनोवेटिव एटीट्यूड बढ़ाने का भी है। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, शोध को प्रेरित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी हो गई, क्वालिटी हो गई, तो अफोर्डेबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। अफोर्डेबल होने से गरीब कैसे सीखेगा? तो सरकारी तंत्र है, उसमें फीस नहीं है या कम है, लेकिन अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए। उसके अनेक मानक है। जहां कॉस्ट है तो वहां कोई किसी न किसी को तो कॉस्ट देनी पड़ती है, तो कॉस्ट देंगे तो उसकी सुविधा भी उसके पास एजुकेशन लोन के मार्फत से या किसी व्यवस्था से होनी चाहिए। यह समाज को चिंता करनी चाहिए। और फिर अकाउंटेबिलिटी चाहिए। सारे घटक जो शिक्षा को समृद्ध बना सकते हैं, शिक्षा को सार्थक बना सकते हैं, वो तभी सफल होगा जब अवेलेबिलिटी, एक्सेस होगा, क्वालिटी होगी, अफोर्डेबिलिटी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी, तब जाके हमारी शिक्षा सार्थक होगी। और इसलिए यह नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव एक इंटरनेट पर रखा है। मैं चाहता हूं कि 31 जुलाई तक सीमा है, लेकिन भेजिए, जितने भी सुझाव है भेजिए, हमें चाहिए। हर एक विचार की राय चाहिए, हर एक सुझाव चाहिए जो शिक्षा को और अच्छा बनाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं शिक्षा एक राष्ट्रीय मिशन है। भारत को आगे बढ़ाने में किसी की दो राय नहीं होती है। वो आगे बढ़ाने को सार्थक बनाने के लिए ये नीति पर आपके सुझाव भेजिए। यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।